देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज करो, स्क्रीन शेयर। यस मैम। देखो हम लोग एवरेज ड्यू डेट कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये रहा। देखो हम लोगों ने टोटल 4 टाइप्स होता है, ठीक है। यहाँ पर हम एक बार दिखाते हैं, बीच में थोड़ा हमारा गैप हो गया। ये देखो यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट एक ऐसा ड्यू डेट होता है जिस डेट पे पेमेंट करने से या लेने से किसी भी पार्टी को किसी तरीके का लॉस नहीं होता। इससे बेनिफिट ये है कि मैं अलग अलग डेट, बहुत सारे डेट याद नहीं रखना पड़ता, एक सिंगल डेट से हम लोग टोटल पेमेंट कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कितने सारे कंसेप्ट थे। एक था कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन वन पार्टी इज इन्वॉल्व, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन टू पार्टीज इन्वॉल्व। हम लोग ये वाला 2 पॉइंट कर चुके हैं, ठीक है। ये 2 अभी हमारा बाकी है, और ये पॉइंट बी से रिलेटेड शायद कुछ होमवर्क हमारा था, तो पहले हम लोग होमवर्क कर लेते हैं, ठीक है। जो 3 क्वेश्चन मैंने दिया था उसके बाद ही हम लोग नेक्स्ट वाला पॉइंट करेंगे। तो हम लोग का 3 होमवर्क था, इलास्ट्रेशन 7, 8 और 12। तो 7 वाला देखो यहाँ पर। पहले इलास्ट्रेशन 7 कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला है देखो, मिस्टर कपूर हैड द फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट मिस्टर खान। तो मिस्टर कपूर और मिस्टर खान में बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल का ट्रांजैक्शन हो चुका है, मतलब एक्चुअली कुछ ट्रांजैक्शन हुआ था, उसके अगेंस्ट में बिल्स ड्रॉ किया गया है, ठीक है, एक दूसरे पे बिल्स ड्रॉ किए हैं। गुड मॉर्निंग मानसी। देखो तो यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल, ये देखो मिस्टर कपूर है फॉलोइंग बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल अगेंस्ट मिस्टर खान। तो मिस्टर कपूर का बिल्स रिसीवेबल भी है मिस्टर खान के अगेंस्ट में, मतलब पैसा मिलेगा भी और पैसा पे भी करना पड़ेगा। तो ये 2 पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो गया। ऐसे केसेस को हम लोग कैसे करके डील करते हैं, ऐसे केसेस में हम लोग नेट निकाल लेते हैं, नेट अमाउंट पेबल और रिसीवेबल क्या है उसी के बेसिस पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या क्या दिया हुआ है, बिल्स रिसीवेबल का डेट दिया हुआ है, और ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, कितने दिन का बिल्स रिसीवेबल है, बिल्स पेबल दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है देखो, गेजेटेड हॉलीडे इन द इंटरवेनिंग पीरियड, ठीक है। हॉलीडेज बता दिया है, 15 अगस्त अगर नहीं भी बताता है हमें याद रखना पड़ेगा, 24 जुलाई और 10 सितंबर, ठीक है। 24 जुलाई और 10 सितंबर ये सब हम लोग का हॉलीडे है। अच्छा ये इमरजेंसी हॉलीडे हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जब हम लोग का इस तरीके का क्वेश्चन रहता है तो हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग इसको 2 पार्ट में करते हैं, ठीक है। ये देखो लास्ट दिन किया था, अगर याद है तो देखो, ये देखो इस तरीके से बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल दोनों को ही साइमल्टेनियसली लिख लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बिल्स रिसीवेबल, इसमें कॉलम होता है ड्यू डेट अमाउंट। अच्छा इसमें ना हम लोग का डेट है और टाइम पीरियड भी दिया है, तो एक काम करते हैं, सिर्फ ड्यू डेट ये भी लिख लेते हैं, डेट और जो टाइम है वो भी लिख लेते हैं, उसके बाद ही ड्यू डेट निकालें। तो यहाँ पर डेट लिखते हैं पहले, डेट अमाउंट, अमाउंट के आगे ना टाइम लिखते हैं, नहीं तो फिर कैलकुलेशन करने में मुश्किल होगा, ठीक है। वैसे जैसे चाहो लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट, अच्छा इसके बाद लिखेंगे नंबर, ड्यू डेट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, ड्यू डेट भी तो लिखना पड़ेगा, उसके बाद ही अमाउंट लिखेंगे, ड्यू डेट फिर अमाउंट, ड्यू डेट और फिर अमाउंट, और नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, और प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा डेट देख लो, 1/5/20, 19/6/2020, 19 जून 2020। अच्छा इसके बाद है 25 जून, 7 जुलाई, 25 जून 7 जुलाई।
अच्छा 14th of July, 3 months, 2 months, 1 month, 3 months, 2 months, 1 month, 2 months, 2 months, 2 months, 2 months। इसके बेसिस पे पहले ड्यू डेट निकाल लेते हैं, आसान है। देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, 3 दिन ग्रेस ऐड करना है, हर एक डेट पे 3-3 दिन ऐड कर दो, ठीक है, 3-3 दिन ऐड कर दो। और यहाँ पर जो भी टाइम पीरियड है, तो ये 1 तारीख में 3 दिन ऐड करेंगे तो ये 4 तारीख हो जाएगा। 3 मंथ्स है तो इसमें 3 मंथ्स ऐड करेंगे, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 4th August 2020, ठीक है। अच्छा इसमें 19 में 3 दिन ऐड करेंगे, 19, 20, 21, 22 हो जाएगा, मतलब 22 और ये 6 में 2 ऐड करने से अगस्त हो जाएगा, ठीक है। बस एक चीज हमें ध्यान रखना है, पिछले दिन देखोगे तो एक ऐसा डेट आया था जिसमें ना हम लोग का कैलकुलेट करने पे मंथ चेंज हो रहा था, उस बात का ध्यान रखना है। अगर बहुत ही एंड की तरफ डेट होता है ना, जैसे 29, 28 और 3 दिन ऐड करने से हमारा नेक्स्ट मंथ में जा रहा है, तो इस बात का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। गुड मॉर्निंग क्रिश। अच्छा अब देखो यहाँ पर 25 में 3 डेज ऐड करेंगे तो 28th हो जाएगा, और 6 मंथ्स में 1 मंथ, मतलब ये 28th of July 2020 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं। 7th July में 3 दिन ऐड करेंगे तो 10th, और 7 में 2 मंथ्स लगाएंगे तो 7, 8, 9 हो जाएगा, ठीक है। 9th का मंथ मतलब सितंबर हो जाएगा, 10th September 2020। अच्छा हाँ, हमें एक चीज तो देखना है ना, यहाँ हॉलीडे जैसे 15th August, 24th July, 10th September, देखो यहाँ 10th September संडे बोला था, तो संडे हमारा नॉन हॉलीडे होता है, क्योंकि हम लोग जब कैलेंडर चेक करेंगे पर्टिकुलर उस ईयर में, तो हमें दिख ही जाएगा उस मंथ में कि हाँ जो है सितंबर है। तो अगर 10th September हमारा ड्यू डेट आ रहा है और वो दिन हम लोग का हॉलीडे है, तो हमें लेना पड़ेगा 9th September, ठीक है, क्योंकि संडे नॉन होता है, ये कोई इमरजेंसी या सडन हॉलीडे नहीं है। अच्छा अब ये 2 मंथ्स होने से 7, 8, फिर से 8 लिख दिया मैंने गलती से, ये 9 हो जाएगा, ठीक है। और 14 में 3 दिन ऐड करेंगे तो 17th of September हो जाएगा। अच्छा अब अमाउंट भी लिख लेते हैं, 400, 750,000, 1250, 800। अच्छा नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करने के लिए हमें दोनों में, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल में, जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा वो लेना पड़ेगा। तो अब बिल्स पेबल भी लिखेंगे, उसी के बाद ही हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं बिल्स पेबल, डेट, टाइम, ड्यू डेट और अमाउंट। अच्छा बीपी का मतलब बिल्स पेबल का देखते हैं, 11th of May, 11/5/21/6, 28/6। अच्छा इसके बाद देखो 10th July, 16th July, और टाइम पीरियड देखते हैं 60-30, अब डेज में दिया है 60-30-45, 60-30-45, 50 और 55। अच्छा अब ड्यू डेट हमें निकालना पड़ेगा, ये इतने आसानी से नहीं निकलेगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा हमें कैलकुलेट करने के लिए। तो ड्यू डेट निकालते हैं, देखो 60 डेज होगा, यहाँ पर बोल रहा है 60 डेज, तो वर्किंग नोट में कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो 11/5 से लेके 60 डेज तक हमें जाना है, 11/5/2020 से लेके, मतलब ये हो गया मई, जून, जुलाई, ऐसे कर लेते हैं। तो ये मई का कितना हो जाएगा, मई 31 का होता है, जैन से मार्च अप्रैल, हाँ 31 का होता है, 31 - 11, तो यहाँ पर हो गया हम लोग का 20 डेज, ठीक है। हम लोग को कितना डेज कवर करना है, 60 डेज। तो जुलाई का कितना हो जाएगा 30, और मई, जून, जुलाई, जून का 30, जुलाई का 31, लेकिन हम लोग को तो 60 डेज चाहिए, तो 20 + 30, 50, और ये ज्यादा हो जा रहा है तो इतना नहीं चाहिए, कितना हो जाएगा फिर हम लोग को डेज यहाँ पर चाहिए 60। तो हम लोग काउंट करके देख सकते हैं यहाँ कौन सा वाला डेट आएगा, 10,
10th ऑफ जुलाई आएगा, लेकिन इसमें हम लोग का 3 डेज ग्रेस भी ऐड होगा, ठीक है। अब ग्रेस 3 दिन ऐड हो जाएगा, मतलब 13th ऑफ जुलाई आंसर होना चाहिए। तो ये कैलकुलेट करना पड़ेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर हो जाएगा 13th ऑफ जुलाई 2020, ठीक है। अच्छा, अब 21st ऑफ जून, अगर 21st ऑफ जून है, ठीक है, और हम लोग को बोल रहा है 30 डेज, तो कितना हो जाएगा? तो ये जून, जुलाई, तो जून का कितना दिन हो रहा है? जून 30 डेज का होता है, 30 माइनस 21, जून में हो रहा है 9 डेज, ठीक है। हम लोग को टोटल कितना चाहिए? टोटल 30 डेज चाहिए, टोटल 30 डेज चाहिए। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए? यहाँ पर 1 एक होना चाहिए और यहाँ पर 21 होना चाहिए। 21 होने से ये ऐड होके 30 डेज हो जाएगा। अब 21st जुलाई हो रहा है, ये जून है, ठीक है, ये जुलाई हो रहा है, 21st जुलाई, लेकिन इसमें 3 दिन ग्रेस ऐड होगा, मतलब 24th जुलाई हो जाएगा, ठीक है, 24th जुलाई। और इसमें देखो एक इमरजेंसी हॉलीडे बताया था, तो इमरजेंसी हॉलीडे होने से क्या होता है? नेक्स्ट डे होता है, क्योंकि हमें कैसे पता कि 24th जुलाई अचानक से बंद हो जाएगा, तो हमें एक दिन और टाइम मिल जाएगा। 25th जुलाई हम लोग का यहाँ पर आंसर लिखना चाहिए। अगर तुम लोग 24th लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, आंसर तो कुछ ना कुछ निकल के आ ही जाएगा, लेकिन पूरा मतलब सोल्यूशन गलत हो जाएगा, बिकॉज बता दिया है 24th जो है इमरजेंसी हॉलीडे है। तो साथ साथ हमें ये चीज का भी ध्यान रखना है। अच्छा, फिर देखो यहाँ पर 28th ऑफ जून, जून, जुलाई, अच्छा कितना दिन लेने बोला है? 45 डेज। तो जून का कितना हो जाएगा? 30 माइनस 28, जून का 2 डेज। जुलाई होता है 31 का, तो 31 प्लस 2, यहाँ पर 45 तो नहीं हो रहा है, तो अगस्त भी लेना पड़ेगा, तो लेना है टोटल 45, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटर पे देख लेते हैं, ये देख, 31 प्लस 2 माइनस 45 कर लेते हैं, तो 12th ऑफ अगस्त में 3 दिन ऐड करेंगे तो 15th अगस्त आ जाएगा, जो कि हम लोग का नॉन हॉलीडे है, मतलब इंडिपेंडेंस डे है। तो 15th, तो हमें फिर इसके पहले दिन ही काम कर लेना चाहिए, यानी 14th का डेट होगा, ठीक है। ये भी हमें ध्यान रखना था। तो 14th ऑफ अगस्त, वैसे इस क्वेश्चन में बता दिया था कि हॉलीडे है, नहीं भी बताएगा तो हमें खुद से याद रखना। फिर 10th जुलाई, जुलाई, अगस्त, देखते हैं कितने दिन का बोला है। 10th जुलाई वाला 50 डेज बोला है, तो जुलाई होता है हम लोग का 31 का, 31 माइनस 10, तो यहाँ पर हो गया 21 डेज, ठीक है। अगस्त होता है 31 का, तो 31, ये कितना हो जाएगा? 31 प्लस 21, ये होता है 52 डेज। तो हमने सितंबर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि डेज हमें बोला है 55, देख लो एक बार, 50 नहीं 50 बोला है ये वाला, अच्छा 50 बोला है, ठीक है, 50 डेज बोला है। तो सितंबर का तो यहाँ पर कोई जरूरत नहीं हो रहा है, ये भी कम करना पड़ेगा। ये बोल रहा है तो यहाँ पर 9 होना चाहिए, 50 माइनस 21 कर लेते हैं ना, पता चल जाएगा। 29th अगस्त, अब 29th अगस्त में 3 दिन ऐड होगा, तो 3 दिन ऐड होने से कौन सा डेट आएगा? 29 के बाद 30 एक दिन, 31 2 दिन, और 1st ऑफ सितंबर ये होना चाहिए, ठीक है। 1st ऑफ सितंबर हम लोग का आंसर आएगा। और इसके बाद 16th ऑफ जुलाई, यहाँ कर लेते हैं। 16th ऑफ जुलाई, तो जुलाई का कितना दिन? जुलाई होता है 31 का, 31 माइनस 16, 15 डेज, जुलाई, अगस्त, अच्छा कितना दिन लेना है वो तो देख लेते हैं, 55 डेज करना है, तो अगस्त का 31, 46 हुआ, माइनस 55 करते हैं तो 9 दिन होना चाहिए, मतलब सितंबर 9th को जो है हम लोग का कंप्लीट हो रहा है, कितना दिन? 55 डेज। अच्छा, अब इसमें 3 दिन ग्रेस लगाएंगे, तो 9 में 3 दिन ऐड करने से 12th ऑफ सितंबर हम लोग का ड्यू डेट आएगा, 12th ऑफ सितंबर। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें ड्यू डेट कैलकुलेट करना था,
ठीक है, ड्यू डेट नहीं दिया हुआ था, कैलकुलेट करना था। ये देखो मंथ वाला बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। हाँ बस ध्यान रखना है, अगर एंड की तरफ डेट है तो हमें देखना पड़ेगा दूसरे मंथ में शिफ्ट हो जा रहा है कि नहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ हम लोग का यहाँ पर भी ये वाला भी हो गया। अच्छा अमाउंट लिख लेते हैं, 800, 950, 1150, 1800, 1250। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें देखना पड़ेगा ये दोनों में से हम लोगों का अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा आया, ठीक है। तो कैसे देखेंगे, ये ड्यू डेट में देखो अर्लीस्ट ड्यू डेट ये दोनों का मिला के कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मंथ देखते हैं, सबसे कम मंथ तो हम लोग का 7th वाला है, तो ये एक 7th वाला आ रहा है, ठीक है। बाकी सब यहाँ पर 9th है, यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है, बाकी सब 9 है। मतलब 13 जुलाई, 25 जुलाई, 28 जुलाई, तो सबसे अर्लीस्ट 13 जुलाई है, तो हमें 13 जुलाई ही लेना पड़ेगा। मतलब वैसे कुछ भी लो, मैंने पहले भी बोला था तुम लोग कोई भी डेट लेके कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जैसे मैंने बोला था कि अर्लीस्ट ड्यू डेट लेने से हमारा कैलकुलेशन में नेगेटिव वगैरह अवॉइड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। तो हमें बेस डेट लेना पड़ेगा 13 जुलाई, ठीक है। यहाँ भी वही 13 जुलाई, 13 जुलाई से हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो ठीक है। तो 13 जुलाई से 4 अगस्त कितना दिन होगा, तो जुलाई कितने दिन का होता है, जुलाई वैसे होता है हम लोग का जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 का होता है, 31 माइनस 13 जुलाई, ठीक है। और 4 अगस्त देखते हैं कितना दिन हो, हमें काउंट करना है कि कितना डेज हो रहा है, तो 18 प्लस 4 तो 22 डेज हो गया, ठीक है। अच्छा इसके बाद 28 अगस्त तक हमें काउंट करना है, तो फिर से वही 31 माइनस यहाँ पर सॉरी 31 हाँ 31 माइनस 13 जुलाई का, अगस्त का 22, तो देखते हैं कितना होता है। देखो कितना आया, 40 डेज आ गया। अब 28 जुलाई कैलकुलेट करना है, तो 28 जुलाई तक, 13 जुलाई से लेके 28 जुलाई तक माइनस करने से ही पता चलेगा, 15 डेज होता है, ठीक है। और 9 सितंबर तक कितना दिन होगा, तो ये देखो 31 माइनस 13 जुलाई का, अगस्त का 31, सितंबर का 9 डेज, तो देखते हैं कितना होता है, 31 माइनस 13 प्लस 31 प्लस 9, तो ये हो गया 58 डेज। अच्छा ये कितना हो जाएगा, फिर से वही 31 माइनस 13 जुलाई, अगस्त का 31, सितंबर का 17, तो कितना होगा, देखो 9 सितंबर तक 58 हुआ, ठीक है। अगर हम लोग 58 में 9 हटा देते हैं तो यहाँ तक 49 हो जाएगा, प्लस 17 कर दो या फिर पूरा कैलकुलेट कर लो, ठीक है। मैंने क्या शॉर्टकट किया, मैंने लास्ट दिन भी बताया था, 58 से मैंने 9 हटा दिया, तो जो आंसर आया वो इसका आया। अब इसमें प्लस 17 कर दो, 66 निकल के आ गया, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है, आ तो जाना चाहिए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसका कैलकुलेशन कर लो, ये और ये ऐड कर लो, 66 ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग इसका प्रोडक्ट करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन 400 इंटू 22, तो 400 इंटू 22 8800। अच्छा 750 इंटू 40 30,000, 15,000, 1250 into 58, 72,500, 800 into 66, 52,800, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट का टोटल करेंगे और इधर अमाउंट का भी टोटल करेंगे, 52,800 प्लस 72,500 प्लस 15,000 प्लस 30,000 प्लस 8800, 1,79,100, 400 प्लस 750 प्लस 1,000 प्लस 1250 प्लस 800, 4,200 हो गया। अच्छा अभी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डेज, तो 13 जुलाई से लेके 13 जुलाई 0, 13 जुलाई से लेके 25 जुलाई तक, तो 25 माइनस 13, 12 डेज। अच्छा फिर यहाँ पर 14 अगस्त तक, मतलब जुलाई होता है 31 का, 31 माइनस 13 जुलाई और 14, देखेंगे कितना होता है,
31 माइनस 13 18 होता है, प्लस 14 32 डेज। अच्छा, 1 सितंबर तक काउंट करना है। 31 माइनस 13 जुलाई अगस्त का 31 और 1 सितंबर, तो ये 18 प्लस 1 19 प्लस 31 50 डेज हो गया। ठीक है, अब ये 12 सितंबर देखो, 31 माइनस 13 जुलाई अगस्त का 31 सितंबर का 12 डेज। ठीक है, तो टोटल डेज कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक 49 होगा, अगर 1 हटा देते हैं तो 49 प्लस 12 कर लेते हैं तो हो गया 61 डेज। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो, 800 इंटू 0 0 हो जाएगा, 950 इंटू 12 11,400, 1150 इंटू 32 36,800, 1800 इंटू 50 90,000, 1250 इंटू 61 76,250। अब इसका एडिशन करें, 36,800 प्लस 11,400, 2,14,450, और यहाँ पर टोटल करते हैं 800 प्लस 950 प्लस 1150 प्लस 1800 प्लस 1250, 5,950। ठीक है, ये निकल के आ गया। अब हम लोग इसको कैसे करते थे उसका मैंने रीजन भी बताया था, तुम लोग को दो तरीके से कैलकुलेट करके बताया था, बट हम लोग जो मैट में है वैसा कर सकते हैं। दैट इज ये वाला एक्सेस ऑफ बिल्स रिसीवेबल, ये और प्रोडक्ट का डिफरेंस फिर इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा, यहाँ एक गड़बड़ हो गया, मैंने यहाँ बीच में जगह नहीं रखा। चलो, ये पेज मेरा वर्किंग नोट का चला गया, मुझे नेक्स्ट पेज में करना पड़ेगा, तो नेक्स्ट पेज में ही कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल। अच्छा, पहले देखते हैं कितना है। बिल्स रिसीवेबल है 4,200, पेबल है 4,950, तो पेबल एक्सेस है, तो क्या लिखना पड़ेगा? एक्सेस ऑफ बिल्स पेबल ओवर बिल्स रिसीवेबल, एक्सेस ऑफ बिल्स पेबल ओवर बिल्स रिसीवेबल इक्वल 59504200, 1750। अच्छा, और प्रोडक्ट का भी कैसे लिखेंगे? लैंग्वेज एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जितना एक्सेस होगा, एक्सेस ऑफ प्रोडक्ट, या फिर डिफरेंस इन प्रोडक्ट भी लिख सकते हो। तो कितना कितना होगा? 2,14,450 माइनस 1,79,100, 2,14,450 माइनस 1,79,100, ये 350 आ गया, लास्ट का 3 डिजिट 179,214, 35 आ रहा है, 35,350। ठीक है, अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। बेस डेट प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट। प्रोडक्ट का डिफरेंस 35,350 और ये हो गया 1750, और बेस डेट है 13 जुलाई था। हाँ, 13 जुलाई। 13 जुलाई प्लस 35,350 डिवाइडेड बाई 1750, 20.2 डेज। तो इसको हम लोग लिखेंगे 21 डेज। देखो,
मैट के साथ हमारा आंसर थोड़ा सा डिफर करेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर है, यहाँ पर उन्होंने राउंड अप जो है फॉलो उस तरीके से नहीं किया है। मैंने पूरा मैट में देखा, जहां पर 0.5 से ज्यादा है वहीं पर उन्होंने जो है हायर साइड लिया है, अदरवाइज लोअर साइड ही लिया है। लेकिन ये ना अमाउंट का राउंडिंग ऑफ नहीं है। मैट में कैसे किया है ना, मैट में हर जगह पे 0.5 के बेसिस पे किया है, बट ये ना डेज का राउंडिंग अप है। तो डेज के राउंडिंग अप में ना हमेशा ऐसा होता है, ये जो मैंने लास्ट दिन तुम लोग को बताया भी था, डेज के राउंडिंग अप में ऐसा सिस्टम फॉलो होता है। ठीक है, अगर हम लोगों का ये जो है 0.1 समथिंग आ जा रहा है, तो उसमें हमें हमेशा हायर साइड ही लेना होता है। ठीक है, तो अभी तो तुम लोग इसे ही फॉलो करो। बाद में अगर कोई मुझे ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आता है, देखते हैं इंस्टीट्यूट ने तो इस तरीके से किया है, लेकिन एक्चुअल जो सही है वही हम बता रहे हैं कि ये डेज का राउंडिंग अप है, राउंडिंग अप ऑफ अमाउंट नहीं है। अमाउंट में हम लोग क्या करते हैं, 0.5 के ऊपर ध्यान देते हैं। अगर 0.5 से ज्यादा है या 0.5 से बराबर है तो हायर लिखते हैं, और अगर 0.5 से हम लोग का कम है तो लोअर वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। बट यहाँ पर डेज का भी ऐसे कर दिया है इन्होंने, बट जो एक्चुअल सही है वो ये है कि हमें हमेशा क्या करना है अगर हम लोगों का पॉइंट के बाद जो 1 से ज्यादा आ जा रहा है, 1 या 1 से ज्यादा, ये देखो जो मैंने तुम लोग को लास्ट दिन रूल्स बताया था। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमें जो है हायर वैल्यू हमेशा लेना होता है। ठीक है, तो अभी ऐसे ही करो, अगर बाद में देखते हैं इंस्टीट्यूट कुछ बताता है कि नहीं ऐसा ही करना है तो हम बता देंगे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तब। अभी ये रूल्स ही याद रखो, बिकॉज यही वाला सही है, और उसके हिसाब से हमारा आंसर थोड़ा सा मैच नहीं करेगा मैथ के साथ। ठीक है, थोड़ा इधर उधर होगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग डेट अपना निकालते हैं, कौन सा आ रहा है। 13 जुलाई से लेके 21 डेज तक लेना है, तो जुलाई का हो गया 31 - 13, 18 डेज। ठीक है, और 18 में 21 करने के लिए 18 और 21 - 18, 3 डेज। ठीक है, 3 डेज हो गया, मतलब 3rd ऑफ अगस्त। यही होना था, क्योंकि देखो इनका आंसर 2 अगस्त आया होगा, क्योंकि इन्होंने 20 लिया है। ठीक है, इसी वजह से, और मेरा आंसर आया ये वाला। अच्छा, इसमें लेकिन कंक्लूजन लिखना जरूरी है। ठीक है, कंक्लूजन लिखना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया। ये इसमें देखो आंसर में कंक्लूजन नहीं दिया है, लेकिन मैंने कंक्लूजन के बारे में तुम लोग को लास्ट दिन भी बताया था। तो कंक्लूजन लिखना जरूरी होता है कि कौन किसको कितना अमाउंट पे करेगा, मतलब कौन सा वाला बात कर रहे हैं ये। Hence date of settlement of the balance amount is 80 days after, इस तरीके से। ये नहीं तो 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। Hence the date of settlement of the amount is 21 days after 13th of July, that is 3rd August 2020। देख लेते हैं, ऐसा ही लिखवाया था मैंने, ये देखो। Hence date of settlement of the balance amount is 80 days after 12th of July, that is 30th September 2020। ठीक है, और इस डेट पे कौन किसको कितना पेमेंट करेगा वो लिख सकते हैं। ऑन दिस डेट, नाम क्या है इन लोगों का, मिस्टर कपूर और मिस्टर खान। ठीक है, ऑन दिस डेट कौन किसको पे करेगा। बिल्स रिसीवेबल ज्यादा है और बिल कम है, बिल्स पेबल ज्यादा है, तो इसका मतलब मिस्टर कपूर को मिस्टर खान को पे करना पड़ेगा। ठीक है, मिस्टर कपूर को मिस्टर कपूर पेड टू मिस्टर खान। ये देखो, ये था यहाँ पर, ये तो सोल्यूशन आ गया। चलो, यहाँ पर दिखा रहा है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल भी मिस्टर कपूर का दिखा रहा है, बिल्स पेबल खान के लिए ड्रॉ किया गया। ठीक है, तो फिर मिस्टर कपूर पेड टू मिस्टर खान रुपीस कितना पे करना पड़ेगा, ये वाला 1750। ठीक है, ये एक लाइन हमारा लिखना जरूरी है। ठीक है, और राउंड अप का जैसे मैंने बोला वही फॉलो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में देखते हैं कि आरटीवी वगैरह में कैसे करता है, उसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे एक बार। ठीक है, अभी ऐसे ही कर, अगर कुछ का जरूरत होगा तो हम बाद में बताएंगे। चाहिए हो गया हम लोग का 7th नंबर। अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 8, ये भी सेम टाइप ऑफ
8th नंबर। Mr. Green and Mr. Reid had the following mutual dealings and desires to settle their account on average due date। ठीक है, तो एवरेज ड्यू डेट पे ही अपना अकाउंट सेटल करना चाहते हैं, ये सब बता दिया। परचेज किया है ग्रीन ने रेड से और सेल किया है ग्रीन ने रेड को। यू आर आस्क्ड टू असर्टेन द एवरेज ड्यू डेट। February 28 का ही हमें लेना है, ठीक है, हमें 29 अपने मन से नहीं करना है, 28 डेज February इसी हिसाब से कैलकुलेट करना है। चलो ठीक है, तो अभी हम लोग लिखते हैं परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड। पहले ये लिखेंगे, परचेज बाय ग्रीन फ्रॉम रेड, और डेट यहाँ पर ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, प्रोडक्ट। ड्यू डेट हम लोग का 6 Jan 2020, 2 Feb 2020, 31 March 2020। अमाउंट हो गया 6,000, 2,800 और 2,000। अच्छा, अब बेस डेट वगैरह वो जो अर्लीस्ट ड्यू डेट होगा दोनों ट्रांजैक्शन के बीच में, वही हमें लेना पड़ेगा। अभी यहाँ पर फिर से लिखेंगे सेल्स बाय ग्रीन, सेल्स बाय ग्रीन टू रेड, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, अमाउंट। ड्यू डेट 6 Jan 2020, 9 March 2020, 20 March 2020। 6,600, 2,400, 500। अब हमें यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि अर्लीस्ट ड्यू डेट कौन सा आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। ये है जैन, फेब, मार्च। यहाँ पर जैन, मार्च, तो इसका मतलब जैन अर्लीस्ट ड्यू डेट जैन हो जाएगा, यानी 6 Jan। इसके बेसिस पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, 6 Jan के बेसिस पे। ठीक है, तो 6 Jan से 6 Jan 0 डेज, 6 Jan से लेके 2 Feb कितना दिन हो जाएगा? Jan 31 का होता है प्लस 2 Feb, तो ये कितना हो जाएगा? 31 माइनस 6 प्लस 2, यानी कि 27 डेज। और यहाँ पर 31 माइनस 6, जैन फेब का 28 लेने बोला है, 28 लेंगे, मार्च का 31, 31 माइनस 6 प्लस 28 प्लस 31, 84 डेज। अब प्रोडक्ट भी कर लेते हैं साथ ही साथ, इसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन 0, 27 इंटू, अच्छा 84 इंटू 2000 कर लेते हैं, 1,68,000, और 27 इंटू 2,800, 75,600। 2,43,600। अच्छा, यहाँ भी वही 6 Jan होगा बेस डेट, फिर 6 Jan से 6 Jan 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मार्च, तो जैन पे 28 का, मार्च का 3 दिन, सॉरी 9 दिन, 9 March, 9 प्लस 28 प्लस 31 माइनस 6, मतलब 62 डेज। अच्छा, यहाँ पर 31 माइनस 6, ये हो गया जैन, फेब का 28, मार्च का 20, तो 62 माइनस 9 कर लेते प्लस 20 कर लेते, पता चल जाएगा 70
3 days, ठीक है। अब प्रोडक्ट करते हैं 0, 73 इंटू 500 36,500 और 2,400 इंटू 62 1,48,800 1,85,300। अमाउंट का टोटल करते हैं 6,600 2,400 प्लस 500 9,500। तो यहाँ भी अमाउंट का टोटल कर लेते हैं 6,000 2,000 8,000 और 2,000 10,800। अच्छा, अब हम लोग निकालेंगे डिफरेंस। ये है अमाउंट जो है परचेज बाय ग्रीन। ग्रीन का परचेज है, ये है ग्रीन का सेल। तो परचेज क्या है 10,800 का, सेल क्या है 9,500 का, ठीक है। तो डायरेक्ट ऐसे लिखने से भी होगा, पे ही करना पड़ेगा इनको। डिफरेंस इन अमाउंट अगर ऐसे भी लिखेंगे तो भी चलेगा। 10,800 का परचेज है, 9,500 का सेल्स है। तो ये हो गया 1,300। और डिफरेंस इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का डिफरेंस 2,43,600 माइनस 1,85,300। 2,43,600 माइनस 1,85,300 58,300, ठीक है। ये डिफरेंस निकल के आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट बेस डेट यानी 6 Jan प्लस डिफरेंस इन प्रोडक्ट 58,300 डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन अमाउंट 1,300। तो यहाँ पर आ रहा है 44.884 एप्रोक्स, यानी 6th 1 प्लस ये तो 44.8 है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये हमारा वैसे भी 45 डेज ही होगा। तो 6 Jan के बाद 45 डेज कौन सा डेट आएगा? तो यहाँ पर जैन का हो जाता है 31 माइनस 6, फेब का 28 डेज 25 प्लस 28 53 हो गया। तो पूरा फेब का इतना सारा नहीं होगा, तो ये 45 डेज तक हमें जाना है। तो यहाँ पर 30 सॉरी 20 ऑफ फेब 20 कौन सा होगा 2020 होगा, ठीक है। ये हम लोग का डेट होगा। अब देखते हैं आंसर इसमें मैच हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम सिर्फ वहां पर हो रहा है जहां पर हम लोग राउंड अप कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पर आंसर आ गया हम लोग का 28 Feb, ठीक है। ये हो गया। ये देखो ऑन 28 Feb ग्रीन हैज टू पे रेट 1,300 टू सेटल द अकाउंट। ये भी ये हमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देते हैं आंसर। यहाँ पर आंसर क्या लिखना पड़ेगा, ये यहाँ से देख के लिख देते हैं। ऑन 28 Feb 2020 green has to pay rate, कितना पे करना पड़ेगा, जो डिफरेंस आया 1,300 फॉर सेटलिंग द अकाउंट या फिर टू सेटल द अकाउंट। ये एक लाइन हमें जरूर लिखना होता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद सेम टाइप ही था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे, उसके बाद ही हम लोग केस 3 और 4 करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं। ये रहा। ए पार्टनर इन ए फर्म हैज ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट। पार्टनर ने कुछ अमाउंट ड्रॉ किया है अपने फर्म से फॉर द हाफ ईयर एंडेड ऑन 31 March 2020। अच्छा, कब कब ड्रॉ किया है, डेट बता दिया, 9 September 10 October 11 November 12 December 13 Jan। अमाउंट भी बता दिया है। अच्छा, आगे देखते हैं।
और भी है 14th ऑफ फेब और 15th ऑफ मार्च और अमाउंट एज्यूम फेब्रुअरी एज 28, बस और कुछ बोला नहीं है। एक्चुअली हमें एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, ठीक है। क्वेश्चन में बताया नहीं बट एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। तो ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। अच्छा, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या करना है? देखो बोल रहा है पार्टनर इन ए फर्म हैज ड्रॉन द फॉलोइंग अमाउंट्स फॉर द हाफ ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2020। ये सारे अमाउंट ड्रॉ किए गए हैं, ठीक है, पार्टनर की तरफ से। और नीचे बोला है, वैसे क्वेश्चन में ना बताएगा, यहाँ पर देखो आधा अधूरा इन्फॉर्मेशन, मतलब बोला नहीं है कि कैलकुलेट द एवरेज ड्यू डेट, क्वेश्चन में बोलेगा, ठीक है। ये एक्चुअली चैप्टर के अंदर ही है तो इसीलिए इन्होंने ज्यादा कुछ बोला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग एवरेज ड्यू डेट का चैप्टर है तो वही निकालेंगे। तो 9 सितंबर, 10 अक्टूबर, 9 सितंबर 2019, 10 अक्टूबर 2019, फिर 11 नवंबर 2019, 12 दिसंबर, 13 जैन। 13 जन 20 होना चाहिए, हाँ 20। 14 फेब 2020, और 15 मार्च 2020। ठीक है, डेट तो लिख लिया, अमाउंट लास्ट का दो है 14,000, 15,000। 9, 10, 11, 12, 13 ऐसे करके है अमाउंट। अच्छा, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 9, 10, 11, 12, 13,000, और उसके बाद दो 14 और 15। ठीक है, अब अर्लीस्ट ड्यू डेट देखेंगे तो अर्लीस्ट ड्यू डेट तो ये सब में 9 सितंबर ही है, ठीक है। सबसे अर्लीस्ट यही वाला है। 9 सितंबर से 9 सितंबर 0 डेज, 9 सितंबर से 10 अक्टूबर, ठीक है। तो सितंबर 30 डेज का होता है, 30 माइनस 9, सितंबर अक्टूबर का 10 डेज। तो ये 30 प्लस 10 माइनस 9, देखते हैं कितना होता है, 31। अच्छा, फिर 11 नवंबर, तो 30 माइनस 9, ये हो गया सितंबर। अक्टूबर का होता है 31 डेज, नवंबर का 11, 30 माइनस 9 प्लस 31 प्लस 11, 63 डेज। इसके बाद 30 सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 12। तो 30 माइनस 9 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 12, 90। अब ये जैन तक हो रहा है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 31 का होता है, जनवरी 13, 30 माइनस 9 प्लस 31, 30, 126। 30 माइनस 9, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन 31 का होता है, फेब का 14 डेज। तो 126 माइनस 13 कर लेते हैं, फिर इसमें ऐड कर लेते हैं 31 और 14, 158 होगा। और 15 मार्च तक, तो ये हो गया सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब का 28 लेना है और मार्च का 15। तो यहाँ पर हम लोगों ने फेब 14 तक लिया, तो 158 माइनस 14 कर लेते हैं, तो यहाँ तक का आ गया प्लस 28 प्लस 15, 187। 0, ये हो गया 31, 11,000 इंटू 63।
6,93,000. 12,000 into 94. 1128. 13,000 into 126. 16,38,000. 14,000 into 158. 22,12,000. 15,000 into 187. 28,05,000. ऐड कर लेते हैं. 2212 प्लस 1638 1128 6,93,000 31. तो 87,86,000. ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट और टोटल ऑफ अमाउंट. तो अमाउंट हो जाएगा 9, 10, 11, 12 ऐसे करके. तो 9, 12, 13, 14 और 15. 84 और 3 0 84,000. एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं. एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस total of product divided by total of amount. बेस डेट है 9 सितंबर. टोटल ऑफ प्रोडक्ट 87,86,000 divided by 84,000. 87,86,000 divided by 84. तो ये आ रहा है 104.59 अप्रॉक्स. तो 9 सितंबर प्लस ये हम लोग का नॉर्मल रूल से भी 105 होगा, और अगर हम लोग राउंड अप वाला भी देखें तो भी हम लोग का 105 ही होगा. ठीक है, 105 डेज. तो 9 सितंबर से 105 डेज चेक करना है. तो सितंबर होता है 30 माइनस 9. अक्टूबर होता है 31 का. नवंबर 30 का. दिसंबर 105 अगर करना है तो दिसंबर का कितना लेना पड़ेगा देखते हैं. 21 प्लस 31 प्लस 30 माइनस 100 23. ठीक है, तो दिसंबर का 23rd ऑफ दिसंबर 2020 ये बेस डेट होना चाहिए. 23rd ऑफ दिसंबर 2019 होगा. तब 20 तो नहीं होगा, 19 होगा, क्योंकि हम लोग का पूरा 19 था और ईयर चेंज होने पे 20 आ रहा था. तो ये 19 होना चाहिए. देखते हैं आंसर इनके साथ हमारा मैच होता है कि नहीं. हाँ, 23rd दिसंबर 2019. ठीक है, ये सब में मैच हो रहा है. खाली जहां पर हम राउंड अप कर रहे हैं 0.5 नहीं हो रहा है, फिर भी वहां पर थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है. ठीक है, ऐसा शायद 2 ही क्वेश्चन है मुझे जितना याद है. तो ये देखो हम लोग का होमवर्क कंप्लीट हो गया. ठीक है, होमवर्क वाला जो पॉइंट था जो हम लोग का पिछले कंसेप्ट के साथ था वो हम लोगों ने कर लिया. अब हम लोग जो कंसेप्ट देखेंगे वो ये वाला देखेंगे. ये देखो अभी हम लोग नया चीज सीखेंगे. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट व्हेन अमाउंट इज पेड इन इंस्टॉलमेंट. अगर इंस्टॉलमेंट में पेमेंट का बात आ रहा है तो कैसे होगा. ठीक है, तो इसको ना हम लोग पहले एक एग्जांपल से समझेंगे. ठीक है, कि मैट में तो एक फॉर्मूला लगा दिया है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला हर जगह एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा वो भी हमें देखना पड़ेगा. मतलब क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन कुछ ये वाला है हम लोग का, क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, ये देखो थर्ड केस 3 लर्न कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट वेयर अमाउंट इज रीपेड इन इंस्टॉलमेंट. लेकिन पहले हम इसको अपने तरीके से समझाएंगे, फिर मैथ वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे. ठीक है, तो पहले हम लोग इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. एक्स गिव्स लोन टू वाई on 1/1/2015 for 10,000 to be repaid
on 5 equal annual installment starting from 1/1/2016, charging interest at the rate of 10% per annum. Find the total amount of interest on loan paid by Y to X in 5 years. ठीक है, ये मैंने अपना एक एग्जांपल लिया है, इसके बेसिस पे हम थोड़ा सा समझाएंगे कि कैसे करके ये कैलकुलेशन होगा। तो बोल रहे हैं एक्स गिव्स लोन टू वाई, एक्स ने वाई को लोन दिया है 1/1/15 को 10,000 रुपीज का, जिसको 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। स्टार्ट इंस्टॉलमेंट पे होना स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2016 से, मतलब बिल्कुल 1 ईयर आफ्टर। ठीक है, लोन लेने के 1 साल बाद से इंटरेस्ट पे होना, सॉरी इंटरेस्ट बोल रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे होना स्टार्ट होगा। चार्जिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय वाई टू एक्स इन 5 इयर्स। 5 साल में इन्होंने कितना इंटरेस्ट दिया होगा वो हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला है। ठीक है, अच्छा देखो कैसे कैलकुलेशन होगा। लोन का कैलकुलेशन ना कुछ इस तरीके से होता है। देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब एक्चुअली जो अमाउंट उधार लिया गया है। इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, हम समझा देते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर एक इंटरेस्ट का कॉलम करते हैं ताकि हम लोग कैलकुलेशन आसानी से समझ जाए। तो देखो कितना लोन लिया गया है 10,000 का। ठीक है, तो 10,000 का लोन लिया गया है 1/1/15 में लोन। ठीक है, अच्छा कुछ भी रीपेमेंट नहीं हुआ पूरे 1 साल तक। 1 साल बाद, ठीक है, 1 साल बाद रीपेमेंट होना स्टार्ट हुआ। कब पहला रीपेमेंट कब हुआ? पहला रीपेमेंट हुआ है हम लोग का इंस्टॉलमेंट जो पे हुआ, इंस्टॉलमेंट पे हुआ है 1/1/16 में। ठीक है, अच्छा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 1/1/16 में पे हुआ। अब देखो यहाँ पर 10,000 का लोन ले लिया है, इंस्टॉलमेंट 1 साल बाद दे रहे हैं, लेकिन क्या इंटरेस्ट इस टाइम में लगेगा कि नहीं लगेगा? मेरे कहने का मतलब है कि 1/1/15 में हम लोगों ने लोन लिया। ठीक है, मतलब वाई ने लोन लिया और अपना इंस्टॉलमेंट देना स्टार्ट किया 1/1/16 से। क्या इस पीरियड में जो है कोई इंटरेस्ट, मतलब ये जो 10,000 अमाउंट का लोन है, क्या इस पे कोई इंटरेस्ट लगेगा? बिल्कुल लगेगा। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट होता है उसी पे इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना होगा? देखो इंटरेस्ट हो जाएगा 10,000 इंटू 10%, क्योंकि 10% पूरे साल भर का है, तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 10,000 इंटू 10% करने से हो जाता है 1,000 का इंटरेस्ट। अच्छा इंस्टॉलमेंट कितने का बनेगा? इंटरेस्ट तो भरना है 1,000 रुपए, और प्रिंसिपल कितना देना पड़ेगा? बोला है कि 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में जाएगा, यानी 10,000 को हमें 2-2 हजार करके पे करना पड़ेगा। 10,000 डिवाइडेड बाय 5, मतलब हर एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल का अमाउंट रहेगा 2,000, तो ये हो गया 2,000। तो पहला इंस्टॉलमेंट हो जाएगा 3,000 का। ठीक है, ये कब पे होगा? 1 जनवरी 2016 को। ठीक है, इसी तरीके से लोन का कैलकुलेशन होना चाहिए। सिंपल सा बात है, 10,000 उधार लिया है तो 10,000 पे इंटरेस्ट देंगे, 1,000 रुपया, और इंस्टॉलमेंट कैसे देना है? 10,000 को 5 बार में पे करना है, ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, तो 2-2 हजार करके, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के होता है इंस्टॉलमेंट। अच्छा जैसे ही पहला इंस्टॉलमेंट पे हो गया तो प्रिंसिपल 1 पे हो गया, तो प्रिंसिपल 1 कितना है? 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर बचा कितना? 8,000। अब इंटरेस्ट लगेगा 8,000 पे, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे लगता है, तो ये बैलेंस अमाउंट है। ठीक है, इस पे इंटरेस्ट लगेगा। इस पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? जो रेट चल रहा है, तो 800। अब हम लोग का इंस्टॉलमेंट कितने का हो जाएगा? 2,000 प्लस 800, तो ये कितना हो जाएगा? 2,800। ठीक है, अच्छा अब जैसे ही हम लोगों ने सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे किया, वो कब किया होगा? 1/1/17 में, प्रिंसिपल 2। ठीक है, मतलब सेकेंड प्रिंसिपल, वो 2,000 फिर से पे हो गया, बचा कितना? 6,000। ठीक है, अब 6,000 पे पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा 10% करके 600। अब जब पे करेंगे तो 2,000 प्लस 600 यानी 2,600 पे करना पड़ेगा। जैसे पे कर दिया हम लोगों ने थर्ड प्रिंसिपल, तो 1/1/18 में
P3 2000 पे हो गया, बचा कितना 4000। अब 4000 पे इंटरेस्ट लगेगा 10% करके, कितना हो जाएगा 400। तो 2000 प्लस 400 कितना हो जाएगा 2400। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ये पे कर दिया 1119 में, 1119 में P4 पे हो जाएगा 2000 का, तो बचा कितना 2000। अभी इंटरेस्ट कितने पे लगेगा 2000, मतलब 200, और इंस्टॉलमेंट 2000 प्लस 200, तो इंस्टॉलमेंट पे हो गया 2200 का। और 1120 में P5 यानी प्रिंसिपल 5 भी पे हो गया, प्रिंसिपल क्लोज हो गया। ठीक है, ये होता है लोन का कैलकुलेशन। ये तुम लोग एक चैप्टर पढ़ोगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैथ्स में, वहां भी काम आएगा। और अभी यहाँ पर एवरेज ड्यू डेट का ये कंसेप्ट समझने के लिए काफी जरूरी है। तो देखो यहाँ पर 10,000 का लोन लिया गया था 1115 में, जो इंस्टॉलमेंट है वो पे कैसे करना है, 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब 10,000 को 5 बार में बराबर में पे करना है, यानी हर बार 2,000 करके। लेकिन सिर्फ 2,000 नहीं लेगा, इंटरेस्ट भी लेगा। जब हम लोग कोई चीज को रह रह के पेमेंट करते हैं तो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो जाता है, मतलब हम लोग का इंटरेस्ट कितना बता दिया है, 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, 10% पर एनम। तो पहले जितना लोन अमाउंट था उस पे, ठीक है, उसके बाद इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, जैसे ही पहला इंस्टॉलमेंट पे हो गया तो प्रिंसिपल जितना डिडक्ट हुआ, ये तो एक्सेस अमाउंट क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग किसी का पैसा जो है 5 साल तक पे कर रहे हैं धीरे धीरे, तो वो हमसे इंटरेस्ट मांग रहा है, तो ये सब तो इंटरेस्ट हो गया है ना। और ये हम लोग का क्या हो जाएगा इंस्टॉलमेंट, और हर एक इंस्टॉलमेंट पे करने पे 2-2 हजार का हम लोग का प्रिंसिपल रिलीज होता है। ठीक है, ऐसे करके 5 साल में 5 बार प्रिंसिपल पे करके और 5 बार इंटरेस्ट पे करके हम लोग अपना लोन रीपे कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे हमें सीखा क्या, एक तो हम लोगों ने कैलकुलेशन सीखा, अब हम लोग टोटल इंटरेस्ट अमाउंट निकालेंगे। देखो टोटल इंटरेस्ट अमाउंट कितना होता है 1000, और ये हो गया 6000, 4000, 1000, मतलब 2000, 2000 और 1000, मतलब ये 3000 हो गया। अच्छा, अब ये मैंने क्यों दिखाया, इसका जरूरत क्या था। अब इसी चीज को हम एवरेज ड्यू डेट में दिखाएंगे, जैसा अभी तक मैंने तुम लोगों को सिखाया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ड्यू डेट, अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, फिर लिखेंगे अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा इस लोन पे, इतना, लेकिन उसके लिए हमें इतना सारा डेट याद रखना पड़ेगा कि कब कौन सा इंस्टॉलमेंट पे करना है। अब बात समझो कि अगर हम लोग एवरेज ड्यू डेट चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं, इतने सारे डेट के जगह कोई एक सिंगल डेट होगा जिस डेट पे अगर हम लोग 10,000 पे करते हैं तो 3,000 का इंटरेस्ट लॉस नहीं होगा। ठीक है, मतलब ना तो एक्स का कोई लॉस होगा, ना तो एक्स का कोई एक्स्ट्रा पेमेंट होगा, ना तो वाई को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो हमें क्या निकालना है एवरेज ड्यू डेट, जो कि हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो एवरेज ड्यू डेट में क्या करना पड़ता है, ड्यू डेट लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। अच्छा, ड्यू डेट हम लोग का अमाउंट कितना है, हम लोग 2000 करके पे करेंगे 5 बार। 1 2 3 4 5, डेट कौन सा लगाए, ड्यू डेट पहला आ रहा है 1116, ड्यू डेट मतलब पेमेंट। ठीक है, तो 1116 में पहला पेमेंट हो रहा है, फिर 1117 में दूसरा पेमेंट हो रहा है, फिर 1118 में थर्ड पेमेंट, 1119 में फोर्थ, और 1120 में जो है फिफ्थ पेमेंट हो रहा है। ये देखो देख सकते हो प्रिंसिपल 1 2 3 4 5। ठीक है, इसलिए मैंने ड्यू डेट 1115 नहीं लगाया, उस दिन लोन लिया है, पेमेंट इस दिन से स्टार्ट हुआ है। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम बेस डेट, बेस डेट कौन सा लेना चाहिए, अर्लीस्ट ड्यू डेट, तो अर्लीस्ट ड्यू डेट है 1 Jan 2016, यहां से लेके यहां तक जीरो हो गया। ठीक है, डेज। अच्छा, अब नंबर ऑफ डेज नहीं लिख के ना इसको नंबर ऑफ ईयर्स लिखना पड़ेगा, क्यों, लॉजिक है बात में। देखो हम लोग ईयर का कैलकुलेशन कर रहे हैं ना, 16 से 17, 17 से 18, इसलिए नंबर ऑफ ईयर लिख दिया। अब 2016 से लेकर 2017 1 ईयर, 18 2 ईयर, 3 ईयर, और ये हो गया 4 ईयर। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 0 2000 4000 6000 और 8000, टोटल लगा लेते हैं। 6 + 4 10, 8 + 2 10, मतलब 20,000, और अमाउंट 10,000। अब निकालेंगे हम लोग एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट, एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलता है, बेस डेट यानी 1116 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1116 प्लस
टू, अब ये ईयर्स है तो ये भी ईयर्स में आएगा, ठीक है। ये 20,000 कैसे आया है, प्रोडक्ट कैसे आया है, अमाउंट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, तो अमाउंट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय अमाउंट, तो ईयर्स आ जाएगा। 1116 के बाद 2 ईयर्स, यानी कौन सा ईयर आएगा, 1116 से लेके 1117, एक साल 1117 से 1118, ये हो गया 2 ईयर कंप्लीट। इसका मतलब अगर हम लोग लोन का पेमेंट 1118 को करते हैं तो हमें कोई भी इंटरेस्ट लॉस या गेन नहीं होगा, ठीक है। मतलब इंटरेस्ट का अमाउंट हमारा उतने का उतना ही रहेगा। ये हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं, ये देखो हम लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं इंटरेस्ट कितना आ रहा है। फिर इंटरेस्ट हो जाएगा, अगर 1115 में लिया गया लोन का पेमेंट हम लोग कर रहे हैं 1118 में, तो इतने दिन का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। बात समझो, जब हम लोग 1115 में लिया गया लोन का पेमेंट यहाँ कर रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट इतना आ रहा है। अगर हम लोग इसकी जगह अलग अलग डेट की जगह एक ड्यू डेट निकालेंगे तो भी हमारा इंटरेस्ट तो यही आना चाहिए। इंटरेस्ट कोई 3000 से कम या ज्यादा नहीं आना चाहिए, ठीक है। इंटरेस्ट का कोई लॉस या गेन नहीं होना चाहिए, वही तो होता है एवरेज ड्यू डेट। अगर हम लोग 1115 में लिया गया लोन 1118 में पूरा रीपे करेंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, लोन अमाउंट 10,000, ठीक है, इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम, और कितने साल हो रहे हैं, 15 से लेके 18, टाइम ड्यूरेशन 3 साल, 15 से 16 एक साल, 16 से 17 2 साल, 17 से 18 3 साल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अमाउंट कितना आ गया, वही 3000 आ गया। लॉजिक है बात में, हम लोग का कैलकुलेशन जो है बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इंस्टीट्यूट ने देखो क्या किया है, मतलब मैट में अगर तुम लोग देखोगे एक नया फॉर्मूला बना दिया है, ठीक है। लेकिन मैंने अभी तुम लोग को प्रूफ करके दिखाया कि ये नया वाला फॉर्मूला नहीं किए बिना भी हम लोग पुराना जो सीखे हैं उसी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों केसेस में सेम आंसर आएगा। तो अब हम क्या करेंगे, मैट का जो फॉर्मूला है उससे तुम लोग को मेरा एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे। पहले मैंने नॉर्मल मेथड से दिखाया, मतलब कोई एवरेज ड्यू डेट नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल कैलकुलेशन करने बोलने से जैसे होता है। फिर एवरेज ड्यू डेट जो हम लोगों ने सीखा उसी बेसिस पे दिखाया। अब हम लोग यहाँ पर मैट में जो फॉर्मूला दिया है ना नया, इसके बेसिस पे देखेंगे। देखो यहां से यहाँ तक क्या लिखा हुआ है हम बता देते हैं। यहाँ एक फॉर्मूला है, ठीक है, और यहाँ पर उस फॉर्मूले में फॉर्मूले को कैसे करना है उसका स्टेप्स बता रखा है, ठीक है। हम बता देते हैं, देखो कैसे करके होगा, हम चीज में बताते हैं। और देखो अगर हम लोग मैट का फॉर्मूला फॉलो करते हैं तो भी हमारा आंसर सेम आएगा। कैसे, ये देखो मैट के हिसाब से एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगा। मैट के हिसाब से एवरेज ड्यू डेट हम यहाँ पर लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू बुक, ठीक है। बुक के हिसाब से हम लोग का एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगा, क्या लेना है, डेट ऑफ लोन। डेट ऑफ लोन कौन सा है, 1115। डेट ऑफ लोन, लोन मतलब 1115 जिस दिन लोन लिया था, प्लस प्लस करेंगे। यहाँ पर लेना है सम ऑफ, क्या बोला है देखो, डेज मंथ ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हमें क्या करना है, सम करना है, एडिशन करना है, या तो डेज का, या तो मंथ का, या तो ईयर का। कहां से, फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग। अब मेरे एग्जांपल में डेट ऑफ लेंडिंग है 1115, 1115 से लेके रीपेमेंट जब तक हो रहा है तो 1120 तक का, ठीक है, 1120 तक का जितने भी इंस्टॉलमेंट हो रहा है उतने सारे इंस्टॉलमेंट का टोटल हमें करना है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट कितना है, इंस्टॉलमेंट हम लोग का 5 है, ठीक है। लेकिन उसको कैसे करके लिखना है वो हम दिखा रहे हैं, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट तो 5 है, और ये कैसे लेंगे, ये क्या हमें 5 लिखना है, नहीं, इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, इसको हमें कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। ये देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग मनी टू द डेट ऑफ ईच रीपेमेंट। मतलब देखो जब हम लोग फर्स्ट बार पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा जो ड्यूरेशन दिख रहा है वो दिख रहा है 5, ठीक है, मतलब पूरे लोन का टर्म पीरियड दिख रहा है 5। जैसे ही पहला इंस्टॉलमेंट हो गया उसके बाद दिखेगा 4 साल लोन बाकी है, उसके बाद दिखेगा 3 साल बाकी है, उसके बाद दिखेगा 2 साल, उसके बाद दिखेगा 1 साल। एक्चुअली इस लैंग्वेज का मतलब ये लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि हमें वो ड्यूरेशन लिखना है। ये देखो, सम ऑफ डेज मंथ्स ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ लेंडिंग टू द डेट ऑफ रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। हर एक इंस्टॉलमेंट का जो टाइम ड्यूरेशन है उसका डेज मंथ्स या ईयर्स में उसका सम करना है। तो पहला जब हम लोग पे कर रहे हैं तो पहला हम लोग जब पे कर रहे हैं तो लेकिन तब भी हमें कितना
है लोन का, ठीक है। उसके बाद 4 3 2 1 इस तरीके से करना है। मतलब फॉर्मूला हमें ये बोल रहा है ऐसे करने, क्या ऐसे करने से भी हमारा इंटरेस्ट 3000 आएगा? बिल्कुल आएगा। देखो 2 + 1 3 3 3 6 + 4 10 10 + 5 15। तो यहाँ पर हो गया 1115 + 3 इयर्स, ठीक है। ये इयर्स में आ रहा है। तो 15 से लेके 3 इयर्स, 15 से 16 1 साल, 16 से 17 2 साल, 17 से 18 3 साल, तो 1118, ठीक है। 1118 हम लोग अगर 1118 में रीपे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट फिर से कितना आ जाएगा? एज इट इज आ जाएगा। 1115 से 1115 में लोन लिया गया और ड्यू डेट अगर ये आ रहा है तो इंटरेस्ट हम लोग का वही सेम ही आएगा, 10,000 इंटू 10% इंटू 3 इयर्स। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3000, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड से जितना आ रहा है, एवरेज ड्यू डेट जो हम लोगों ने सीखा उससे भी उतना आ रहा है। अगर हम लोग बुक वाला फॉर्मूला फॉलो करें तो भी हम लोग का इतना ही आ रहा है। बट फिर हम ये फॉर्मूला अगर हमें पता ही है पहले से, ठीक है, तो ये अलग से फॉर्मूला सीखने का क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम लोग को यही वाला फॉलो करना पड़ेगा, तुम लोग ये भी कर सकते हो, क्योंकि ये भी बुक पे ही लिखा हुआ फॉर्मूला है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसी को करना पड़ेगा। फिर ये क्यों अलग से दिया है? ये इन्होंने दिया है, ठीक है। वैसे कुछ अलग नहीं है, इसका हम थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन दिखा रहे हैं तुम लोगों को समझने के लिए, और कुछ नहीं। कि ये दोनों चीज ना एक ही है, ये दोनों चीज एक ही है। देखो कैसे, पहले थोड़ा सा समझ लो कि ये दोनों चीज क्यों एक है। देखो हम यहाँ पर दिखाते हैं, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। यही होता है। पहले हम लोगों ने जो एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला सीखा, बेस डेट कितना है? जो अर्लीस्ट ड्यू डेट 1160, ठीक है। टोटल ऑफ प्रोडक्ट को हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन के साथ लिखेंगे, डायरेक्ट ये नहीं लिखेंगे। ये कैसे हुआ वो लिखेंगे, यानी 2000 इंटू 0, 2000 इंटू 1, 2000 इंटू 2 ऐसे करके लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं? समझाने के लिए तुम लोगों को कि ये नया फॉर्मूला कुछ है नहीं, ये एक्चुअली इसी का एक मैथमेटिकल प्रेजेंटेशन है जिसको फालतू में यहाँ पर फॉर्मूला देके दे रखा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ऐसे करके, पहला प्रोडक्ट आया 2000 इंटू 0 किया और प्रोडक्ट सारा ऐड हुआ है तो ऐड करेंगे। फिर 2000 इंटू 2, ये देखो 2000 इंटू 1, फिर 2000 इंटू 2, 2000 इंटू 3, 2000 इंटू 4, बस इतना सारा ही होगा, ठीक है। ये प्रोडक्ट आया और टोटल ऑफ अमाउंट कितना है? 2000 करके 5 बार। तो ये लिखते हैं 2000 2000 2000 2000 और 2000, ठीक है। अब देखो 1/1/2016, अब हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें से 2000 कॉमन ले लेंगे। तो क्या बचा? पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर यहाँ पर 4 बच गया, ठीक है। और यहाँ नीचे आ रहा है हम लोग का 2000 इंटू यहाँ पर 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो 1 1 2016 प्लस यहाँ पर 2000 2000 कैंसिल, यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया 4 3 7 8 9 और 1 10, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया? 5। तो ये कितना आ रहा है? 1/1/2016 प्लस 2 इयर्स, ठीक है। 1/1/2016 से लेके 2 इयर्स, तो कितना हो जाएगा? 16 से 17 1 साल, 17 से 18 2 साल, तो 1/1/2018 आ गया। तो देखो सेम आंसर ही आया। और ये देखो ये हम लोग का कितना आया? 50। अच्छा थोड़ा सा मेरा डिफर कर गया, हम बता रहे क्यों डिफर कर गया। यहाँ पर मैंने 1116 बेस डेट लिया था। एक्चुअली इस फॉर्मूले में ना बेस डेट नहीं लेना है, डेट ऑफ लोन लेना है, ठीक है। डेट ऑफ लोन लेना है तो समझ जाओगे कि कैसे करके होगा। तो उस केस में अगर हम लोग बेस डेट की जगह डेट ऑफ लोन लेते हैं, सोच के देखो, अगर हम लोग इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, ये डेट ऑफ लोन लेते हैं तो एवरेज ड्यू डेट कैसे निकलेगा? अगर हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ लोन भी लिख लेते हैं, सपोज कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 1/1/15, ठीक है। तो यहाँ पर कोई अमाउंट पे नहीं होगा, तो ये अर्लीस्ट ड्यू डेट 1/1/15 हो जाएगा। बात समझो, अर्लीस्ट ड्यू डेट 1/1/15 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 आ जाएगा और ये वाला 1 आ जाएगा, तो ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो जाएगा। तो सेम आंसर आएगा। बात समझ रहे हो मेरा? ये देखो यहाँ पर मैंने जो तुम लोग को समझाना चाहा, मेरा आंसर थोड़ा सा क्यों डिफर कर गया, यही चीज हम तुम लोग को समझाना चाहते हैं। देखो जो फॉर्मूला इंस्टीट्यूट ने नया लिखा है ना, मतलब जो फॉर्मूला तुम लोग के मैट में नया है, उसमें डेट ऑफ लोन लेना है, ठीक है।
तो अगर हम लोग डेट ऑफ लोन लेते हैं, जैसे कि मैंने बेस डेट लिख दिया, इसी वजह से मेरा आंसर आ रहा है, आंसर 1180 नहीं आ रहा है, लेकिन 10/5 आया, जबकि मुझे दिखाना था 15/5। एक्चुअली 15/5 भी आ जाएगा, कैसे? तब मुझे लिखना पड़ेगा, मैंने फॉर्मूला थोड़ा सा मतलब ध्यान नहीं दिया, यहाँ पर हमें लेना है डेट ऑफ लोन, ठीक है, प्लस यहाँ पर टोटल ऑफ प्रोडक्ट और डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, ठीक है, और डेट ऑफ लोन है 1/1/2015। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट फिर कैसे आएगा? तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2000 आ जाएगा। ये देखो, अगर हम यहाँ पर ड्यू डेट में 1/1/15 लेते हैं तो ये मेरा अमाउंट 0 हो जाएगा, क्योंकि कोई पेमेंट नहीं है, और अर्लीस्ट ड्यू डेट 15 होने पे ये 0 और ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5 हो जाएगा। इस तरीके से कैलकुलेट हो जाएगा, मतलब 2000 इंटू 1 इस तरीके से होगा। तो ये 1 2 3 4 5 हो जाएगा, उस केस में 0 नहीं आएगा, है ना? तो ऐसे बनेगा 2000 इंटू 1, 2000 इंटू 2 प्लस 2000 इंटू 3 प्लस 2000 इंटू 4 प्लस 2000 इंटू 5, ठीक है, और यहाँ पर 2000 करके 5 बार, ये तो फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये रहा 5 बार, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा, 1/1/15 ले लो, और प्लस यहाँ पर 2000 कॉमन लेने से अंदर आता है 1 2 3 4 और 5, और यहाँ पर 2000 कॉमन लेने से आता है 1 + 2 1 1 1 1 1, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1/1/15, और ये हो गया 2000 कैंसिल, 3 + 2 5 5 4 5 5 10 10 + 14 + 1 15, और यहाँ पर 5 हो गया। तो 1/1/15 से लेके 3 साल, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 से 16 1 साल, 16 से 17 2 साल, 17 से 18 3 साल, ठीक है। मैंने देखो हर तरीके से तुम लोग को बताने का कोशिश किया कि कैसे भी करो, हम लोगों ने जो सीखा था उसी से भी हम लोग आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मतलब अभी मैंने जो दिखाया उसके लिए हम दिखा देते हैं, अगर हम ड्यू डेट थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, ये देखो हम दूसरे कलर से लिख देंगे, तुम लोग समझ जाना, ठीक है। यहाँ पर हम ड्यू डेट, अगर हम लोग ड्यू डेट में एक और एडिशन लेते हैं 1/1/15, ठीक है, अमाउंट 0 हो जाएगा क्योंकि कोई भी पेमेंट नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग का अर्लीस्ट ड्यू डेट 1/1/15 अगर होता है तो नंबर ऑफ डेज कौन सा हो जाएगा, इसके जगह ये देखो, ये हम लोग का 0 होगा, ये 1 2 3 4 और 5, और उसमें हम लोग का प्रोडक्ट वैसे बनेगा, ठीक है। ये हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अब इतना कुछ बोलने का जरूरत क्या है, इतना कुछ इसीलिए बोल रहे हैं, एक तो तुम लोग को समझाया मैंने कि नया कोई फॉर्मूला नहीं है, वही चीज है, ठीक है, वही चीज है, उसको कैलकुलेट कैसे भी करो 1/1/18 ही ड्यू डेट आएगा हम लोग का। लेकिन ये जो फॉर्मूला है ना, जो मैट में है, ये फॉर्मूला तभी पॉसिबल है सक्सेस होना अगर हम लोग का इंस्टॉलमेंट इक्वल है तो, ठीक है, 2000 करके है, इसीलिए मतलब हर बार 2000 है। अगर इसकी जगह चेंज होता है वैल्यू तो ये फॉर्मूला नहीं एप्लीकेबल होगा। इसका भी हम तुम लोग को प्रूफ दिखा देते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि मैट वाला फॉर्मूला नहीं फॉलो करना ही बेटर होगा। चाहो तो कर सकते हो, क्यों करने के लिए मैं, बिकॉज जब ये इक्वल नहीं होके अनइक्वल होगा तो मैट वाला फॉर्मूले से आंसर नहीं आएगा। हम प्रूफ करके दिखाते हैं, देखो। प्रूफ भी होना चाहिए, नहीं तो तुम लोग को तसल्ली नहीं होगा कि क्यों ऐसा हम बोल रहे हैं। देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं तो एग्जाम्पल से समझ जाएंगे। देखो यहाँ पर लेते हैं एग्जाम्पल 2, ठीक है। सपोज यहाँ पर ले लिया ड्यू डेट 1/1/16, 1/1/17, 1/1/18, 1/1/19, ठीक है। और अमाउंट ले लेते हैं 1000, 2000, 3000, 4000, ठीक है। मतलब टोटल हो गया 3 2 5 1 6 4 10,000, ठीक है। अच्छा, और इंटरेस्ट हम पहले नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। हम पहले इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, फिर नॉर्मल फॉर्मूला लगाएंगे जो हम लोगों ने सीखा, और इंस्टीट्यूट ने जो नया फॉर्मूला दिया है वो भी लगाएंगे। अब हम लोग इंटरेस्ट निकालते हैं, ठीक है। सपोज इंटरेस्ट हो जाएगा हम लोग का 10% पर एनम करके, ठीक है, 10% पर एनम ही ले रहे हैं, और सेम क्वेश्चन रख रहे हैं कि लोन टेकन ऑन 1/1/15 at the rate of 10% per annum
फॉर 10,000, ठीक है, यही वाला क्वेश्चन। तो अगर नॉर्मली इंटरेस्ट निकालेंगे तो पहला साल इंटरेस्ट कितना होगा, 10,000 इंटू 10%, 1,000, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग कितना पे कर रहे हैं, 1,000 इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, देखो हम लोग कितना पे कर रहे हैं, 1,000, तो 9,000 आउटस्टैंडिंग बचेगा, तो 9,000 का 10% कितना हो जाएगा, 900। अगर हम लोग नेक्स्ट 9,000 में 2,000 पे कर रहे हैं तो 7,000 बच रहा है, 7,000 पे 10%, तो 700 रुपए हो जाएंगे। अच्छा, ये देखो पहले 10,000 हम लोग का लोन था, 10,000 पे 10% दे दिए, फिर 1,000 पे कर दिए, बचा कितना लोन अमाउंट, 9,000, तो 9,000 पे 10%। अच्छा, अब 9,000 में 2,000 पे कर दिए, बचा कितना, 7,000, 7,000 पे 3,000 पे करेंगे, तो ये हो गया 400, और ये 4,000 जब पे कर देंगे जीरो बचेगा और कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये कितना हो गया, देखो 900, और ये हो गया 7 और 4, 7 4 9, 7 4 और 9, ये हो गया 20, मतलब ये हो गया 20 और 0 0, मतलब 3,000, ठीक है, 3,000 टोटल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, टोटल इंटरेस्ट 3,000 हो गया। अच्छा, अब यही चीज अगर हम लोग एवरेज ड्यू डेट में निकालते हैं, क्या हम लोग का वही सेम आंसर होगा, तो पहले हम लोग नॉर्मल जो फॉर्मूला सीखे उसके बेसिस पे निकालेंगे। तो ये रहा ड्यू डेट 1/1/16, 1/1/17, 1/1/18 और 1/1/19। अमाउंट 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, टोटल 10,000, और नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम बेस डेट। तो बेस डेट हम लोग मान लेते हैं यही वाला अर्लीस्ट ड्यू डेट, ये 0, ये 1 ईयर, ये 2 ईयर, ये 3 ईयर, ठीक है। अब प्रोडक्ट 0, 2,000, 6,000 और 12,000, तो 20,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग निकालते हैं एवरेज ड्यू डेट, तो कितना हो जाएगा, 1/1/16 प्लस 20,000 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 2 ईयर्स। तो 16 से 17 1 ईयर, 17 से 18, 16 से 17 1 ईयर, 17 से 18 जो है 2 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 1/1/18। तो 1/1/15 से लेके 18 तक कितना इंटरेस्ट होगा, ये देखो 1/1/15 में लोन लिया है, 1/1/18 में अगर रीपे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट कितना होगा, लोन अमाउंट 10,000, इंटरेस्ट 10%, 15 से 18 3 साल, 15 से 16 1 साल, 16 से 17 2, 17 से 18 3, तो हो गया 3,000। देखो यही वाला इंटरेस्ट आया था, तो हम लोग का इस मेथड से तो निकल गया। अब इंस्टीट्यूट वाले मेथड से देखो एवरेज ड्यू डेट निकलता है कि नहीं। इनके हिसाब से क्या करना है, देखो इनके हिसाब से लेना है डेट ऑफ लोन जो है 1/1/15, ठीक है। इनके हिसाब से हम लोग लेंगे डेट ऑफ लोन प्लस, प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा, जैसे यहाँ पर देखो कितना लिया था हम लोगों ने, ये वाला, ये जो इंस्टीट्यूट का 54321, तो यहाँ पर कितने सारे रीपेमेंट है, यहाँ पर है 1 2 3 4, मतलब 4 3 2 1, ये देखो 4 3 2 1 और 4 इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 4 इंस्टॉलमेंट हो गया। तो देखो आंसर कितना आता है, 3 2 5 और एक 6 4 10, 10/4, 10/4 कितना हो जाएगा, 2.5 ईयर्स, ठीक है। 2.5 मतलब कौन सा डेट होगा, 2.5 का मतलब हो जाएगा 1/1/15 से 1/1/16 1 साल, 1/1/16 से 1/1/17 जो है 2 साल, और 1/1/17 2 साल हो गया, और इसका मतलब 1/6/17, ठीक है, 1/6/17 तक हम लोग का 2.5 ईयर्स होगा, और 2.5 ईयर्स होने पे हम लोग का इंटरेस्ट देखो चेंज हो जाएगा, कैसे, ये देखो 10,000 इंटू 10% इंटू 2.5 ईयर्स ले लेते हैं डायरेक्टली, प्रॉब्लम क्या है, मतलब ये देखो ना, यहाँ पर 3 साल आया, यहाँ पर 2 साल आया, तो हम लोग का जो डेट निकल के आया, अच्छा चलो डेट के हिसाब से कर लेते, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो 1/1/15 से लेके 1/6/17 तक हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 15 से 16 1 साल, 16 से शायद मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया, एक मिनट, 15 से 16,
ठीक है, 16 से 2 इयर्स हो गया। तो ये हो गया 1 जैन। इसके बाद हमें और भी 6 मंथ्स लेना है, तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो 1 जून हो जाएगा डेट, नहीं ठीक ही लिखा है मैंने, जून मतलब 1 जुलाई। 1 जुलाई होगा, जून तक 6 मंथ्स होता है, तो 1 जुलाई हम लोग का जो है 2.5 इयर्स होगा। तो 15 से लेके यहाँ तक अगर काउंट करते हैं 1 जुलाई तक, तो कितना होता है, 15 से 16 1 साल, 16 से 17 2 साल, 16 से 17 2 साल हो जाएगा। तो 15 से 16 1 साल, 16 से 17 2 साल, और यहाँ पर 2.5 ही आ रहा है। ठीक है, 2.5 आने पे देखो हम लोग का 2500 आ रहा है, ये 2.5 आ रहा है, 2500 अमाउंट आ गया। देखो गलत आ गया, एक्चुअली 3000 होना चाहिए, लेकिन जो पहला फॉर्मूला सीखा था उससे हम लोग का 3000 आया, नॉर्मल कैलकुलेट किया 3000 आया, बट इंस्टीट्यूट वाला फॉर्मूला लगाया तो यहाँ पर 3000 की जगह 2500 आ गया। इसीलिए मैंने बोला था कि ये फॉर्मूला जो है हम लोगों का एप्लीकेबल नहीं होता है जब इंस्टॉलमेंट अमाउंट अनइक्वल हो जाएगा। तो वैसे तुम लोग का मैथ में एक भी ऐसा क्वेश्चन है नहीं जहां पर अनइक्वल इंस्टॉलमेंट का बात है, लेकिन मैंने इसीलिए बता दिया, देखो कि पता होना चाहिए ना, हमें लॉजिक पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला याद रखना इसीलिए नेसेसरी नहीं है, नहीं तो हम बोलेंगे तो तुम लोग को लगेगा क्यों ऐसा, बिकॉज ये तो एक ही जगह पे एप्लीकेबल होगा जहां पर हम लोग का इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल होगा। अगर इंस्टॉलमेंट का अमाउंट इक्वल नहीं होगा तो हमारा पहला फॉर्मूला से ही काम हो जाएगा, इसी वजह से मैंने इतने सारे एक्सप्लेनेशन दिए। ठीक है, तो अगर तुम लोग जो नॉर्मल फॉर्मूला है उसको फॉलो करते हो तो ही काम हो जाएगा, ये नए से हमें सीखने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये तभी एप्लीकेबल हो सकता है अगर हम लोग का इक्वल अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट है तो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्योंकि देखो रॉन्ग आ जा रहा है। ठीक है, और कोई एक्सप्लेनेशन मुझे नहीं देना है। अब हम लोग जो है डायरेक्ट अपना इलास्ट्रेशन 9 कर सकते हैं। ये देखो क्या बोला है, 10,000 लेंट बाय दास ब्रदर्स टू कुमार एंड सन ऑन 1 Jan 2015 इज रीपेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट कमेंसिंग ऑन 1 Jan 2016. Find the average due date and calculate interest at 5% per annum which Das brothers will recover from Kumar and Son. ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। देखो क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 10,000 जो है दास ब्रदर्स ने उधार दिया है, ठीक है, कुमार एंड सन को 1 Jan को। ठीक है, 1 Jan 2015 को, मतलब लगभग मैंने जैसा एग्जांपल दिया वैसा ही क्वेश्चन है हम लोग का ये वाला। उसके बाद बोल रहा है 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है, मतलब 2-2 हजार करके। अब इक्वल इंस्टॉलमेंट है तो ये फॉर्मूला भी होगा, नॉर्मली जो सीखा हुआ है वो भी फॉर्मूले से काम हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट 1 Jan 2016 से जाएगा। फाइंड द एवरेज ड्यू डेट एंड कैलकुलेट इंटरेस्ट एट 5% पर एनम। ठीक है, तो देखो कैसे होगा। इलस्ट्रेशन 9, यहाँ पर लिखते हैं ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ ईयर्स फ्रॉम बेस डेट और प्रोडक्ट। तो हम वही वाला करवा रहे हैं जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है, जिससे हमारा सारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, अब ड्यू डेट कौन सा ले, हम 1/1/16 से भी लेके कर सकते, 1/1/15 से भी लेके कर सकते। ठीक है, तो ये देखो 1/1/16 लेते हैं, यहाँ से पेमेंट है 1/1/17, 1/1/18, 1/1/19, 1 2 3 4 और एक बार 5 बार 2000 करके पे कर लो। अर्लीस्ट ड्यू डेट 1/1/16, तो ये 0 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर। ठीक है, डिफरेंसेस इतना हो गया। प्रोडक्ट 0 2000 4000 6000 और 8000, तो ये हो गया 20,000 एग्जाम्पल, और ये सेम हो गया। ठीक है, यहाँ पर हो गया 10,000। अब एवरेज ड्यू डेट निकालते हैं। तो यहाँ पर मुझे लेना चाहिए फॉर्मूला जो है बेस डेट मतलब 1/1/16 प्लस 20,000 टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। तो 1/1/16 प्लस 2 इयर्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 16 17 17 18। ठीक है,
तो इंटरेस्ट कितना होगा, इंटरेस्ट कब से कब तक का देना पड़ेगा, 1115 में लोन लिया है, जब से लोन लेते हैं तब से इंटरेस्ट का अमाउंट ड्यू हो जाता है, ठीक है। तो 10,000 का लोन लिया है, इंटरेस्ट रेट हमें एजम्पशन करने बोला होगा यहाँ पर, हाँ दिया हुआ है, चलो 5% दिया हुआ है, 5% इंटू 15 से 16 1 साल, 16 से 17 2 साल, 17 से 18 3 साल, तो ये हो जाता है हम लोग का 1500 हो रहा है, ठीक है। 1500 हम लोग का आंसर निकल के आ रहा है इंटरेस्ट का। एक बार हम लोग चेक करते हैं कि 1500 है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर, हाँ ये देखो 1500 है। इन्होंने भी क्या किया है, 2-3 तरीके से सॉल्व करके दिखाया है। एक तो इन्होंने जो अपना फॉर्मूला है, इंस्टीट्यूट का जो फॉर्मूला है उससे सॉल्व किया है, तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट वाला फॉर्मूले से भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि मैंने तुम लोग को बताया। उसमें क्या किया है यहाँ पर, और एक एवरेज यहाँ पर 1 जन 2015 ले लिया, जीरो लेके जस्ट वैसे ही निकलेगा जैसे अभी अभी हम लोगों ने किया, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, 5 + 4 9, 9 और ये 10 और ये हो गया 15, ठीक है 15 हो रहा है। एक्चुअली अगर इसका टोटल करोगे जितना आएगा ना उतना ही ऊपर लिखना होता है, ठीक है। ये देखो 2 + 3 2 + 1 3 3 3 6 6 + 4 10 10 + 5 15। अगर हम लोग ये नंबर ऑफ डेज का टोटल करेंगे ना तो इससे हम लोग का इंस्टीट्यूट वाला फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा। ये देखो ये वाला, ठीक है। ये इनका भी 1 जन 2018 आया, हम लोग के भी नॉर्मल फॉर्मूले से जो हम लोगों ने पहले से सीखा हुआ है उसी से यही वाला है, ठीक है। फिर इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया और इंटरेस्ट यहाँ पर बोला है कितना करके फिर दिखा दिया, ठीक है यहाँ पर इस तरीके से। और ये वाला क्या दिखा है, ये नॉर्मल जो मेथड है उससे दिखाया है। कैसे कि ये देखो पहले 10,000 लोन अमाउंट था, फिर उसके बाद 2,000 पे हो गया तो 8,000, फिर 2,000 पे हो गया 6,000, फिर 2,000 पे हो गया 4,000, फिर 2,000 पे हो गया तो जीरो हुआ, ऐसे करके 30,000। ये क्या है, ये प्रोडक्ट मेथड की तरह हो गया। मतलब जब हम लोगों ने किसी से 10,000 लोन लिया 5 साल के लिए, तो पहले हम लोग का लोन अमाउंट दिख रहा था 10,000, जैसे ही हम लोगों ने एक साल में कुछ रीपे किया, कितना रीपे किया 2,000, तो दिख रहा है कितना 8,000, ऐसे करके टोटल कितना आ गया 30,000। अब 30,000 पे इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है, ये देखो 30,000 इंटू 5%, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम क्यों नहीं दिखा रहा है, बिकॉज ये कैसे निकाला है इन्होंने, ये ऐसे निकाला है कि हम लोग जो 2,000 है ये 5 साल यूज कर रहे हैं, ठीक है। फिर 2,000 जो है वो 4 साल यूज कर रहे हैं, फिर 2,000 जो है 3 साल, मतलब टाइम पीरियड के बेसिस पे हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि कितना टाइम के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं। तो पहले हम लोग जब 2,000 करके 5 साल तक यूज कर रहे हैं तभी तो हमारा लोन अमाउंट 10,000 दिख रहा है। फिर जैसे 2,000 पे कर देते हैं, बाकी हम लोग 4 साल के लिए यूज कर रहे हैं 8,000। तो क्योंकि यहाँ पर ये कैसे निकल के आया, ये प्रोडक्ट कैसे निकला है, अमाउंट इनटू टाइम, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट का मतलब होता है लोन अमाउंट इनटू टाइम पीरियड इनटू इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो अमाउंट इनटू टाइम अगर ऑलरेडी हो चुका है तो ये अमाउंट इनटू टाइम है, ठीक है। तो सिर्फ हमें कितना लगाना पड़ेगा इंटरेस्ट, इसी वजह से सिर्फ 5% लगाया है, ये 1 साल का निकल जाता है, ठीक है। इसमें हमें और अलग से कुछ टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं होता है। ये एक तरीका हो गया, ठीक है, ये भी एक तरीका है कैलकुलेट करने का। बट तुम लोग को क्वेश्चन में देखा तो एवरेज ड्यू डेट ही निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और एक तरीका नॉर्मल तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये रहा 10,000 5% इंटरेस्ट और 3 साल के लिए हो रहा है, 15 से लेके 18 तक ड्यू डेट जो हो रहा है, जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा है। इस तरीके से भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाएगा। और एक ये वाला, ठीक है, ये वाला क्या है, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हो, ठीक है, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोल सकते हो। इसमें क्या हुआ है, इसमें पहले ही हम लोगों ने अमाउंट और टाइम मल्टीप्लाई कर लिए, बस उसी हिसाब से कैलकुलेट किया है। तो ये 2-3 मेथड यहाँ पर बताया है और कुछ नहीं। इसमें भी हम लोग का 1500 ही आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा सेम और एक क्वेश्चन है इलास्ट्रेशन 10, ये वाला भी कर लेते हैं। इलास्ट्रेशन 10, इसमें देखते हैं क्या बोला है। इसमें अनइक्वल इंस्टॉलमेंट है, ये देखो 20,000 दिया गया है 1 जन को लोन, ठीक है। इंस्टॉलमेंट कैसे होगा, 1 जन को 2,500, फर्स्ट जन 16 को 17 को, अलग अलग अमाउंट है। डिटरमाइन द एवरेज ड्यू डेट फॉर सेलिंग, फॉर सॉरी सेलिंग बोल रहे, सेटलिंग ऑल द अबव इंस्टॉलमेंट बाय ए सिंगल पेमेंट। मतलब सिंगल पेमेंट कर देंगे एक पर्टिकुलर डेट पे और हमारा कोई भी लॉस या गेन नहीं होगा। एंड कंप्यूट इंटरेस्ट, इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करने के लिए बोला है। अब इस पे अगर वो फॉर्मूला लगाओगे
लगाओगे नहीं होगा, इंस्टीट्यूट ने भी नहीं लगाया होगा, देख सकते हो। ये देखो टोटल ऑफ प्रोडक्ट वाला लगा दिया। मैंने बोला ना कि ये सिर्फ वहीं पर एप्लीकेबल होगा, प्रूफ करके भी दिखाया जहां पर हम लोग का इक्वल इंस्टॉलमेंट होगा। इसीलिए वो फॉर्मूला नहीं भी सीखोगे, नहीं भी याद रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बना लेते हैं ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ। अच्छा ड्यू डेट देखते हैं कब कब का है। 1 Jan 16, 1 Jan 17, 1 Jan 18, 1 Jan 2019। अच्छा 2500, 5500, 3000, 5000, 4000। 1/1/2020 टोटल अमाउंट लिख लेते कितना होगा। 3000 और 5000, 5 और 3 8, 8 और 4 12,000, 12 13 14,000, 14,000 और यहाँ पर हो गया 15,000 और ये 5 20,000। ठीक है। वैसे भी देखो ये कैलकुलेट नहीं भी करते तो हम लोग आराम से लिख सकते थे, लिखा हुआ है ऊपर 20,000 का लोन लिया गया है, ठीक है। 1 Jan को लोन जो है दिया गया है और पेमेंट है यहाँ से हो रहा है। हम लोग चाहे तो यहाँ 1 Jan 2015 लिख के यहाँ 0 लिख के भी लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पर निकालते हैं नंबर ऑफ मंथ्स फ्रॉम अर्लीस्ट ड्यू डेट जो है 1/1/16, ठीक है। अब 1/1/16 भी लिख सकते हो तुम लोग या फिर कोई भी बेस डेट ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम लोग मंथ में कर रहे हैं, चाहो तो ईयर में भी कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर इन्होंने मंथ में किया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने किया है बोल के हम लोग कर रहे हैं। तुम लोग चाहो तो उसको ईयर में भी कर सकते हो, मैंने लिख दिया है तो मंथ में कर लेते, ठीक है। तो 16 से लेके 16 0 हो जाएगा, 16 से लेके 17 12 मंथ्स, 16 से लेके 18 24 मंथ्स और 16 से लेके 19 ये हो जाएगा 36 मंथ्स और 16 से लेके 20 मतलब कितना हो गया 16 से 17 मतलब ये हो गया 17 1 साल, 18 तक 2, 19 तक 3 और 20 तक 4 साल, 4 12 इंटू 4 48, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे प्रोडक्ट, तो ये पहले 0 हो जाएगा 5500 इंटू 12 66,000, 3,000 इंटू 24 72,000, 5,000 इंटू 36 1,80,000 और 4,000 इंटू 48 1,92,000 टोटल करते हैं। 510 और ये 30 5,10,000। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट मेरा है 1/1/16 प्लस 5,10,000 डिवाइडेड बाई 20,000। तो यहाँ से 4 0 हट गया डिवाइडेड बाई 20। So 1/1/16 plus 25.5 month, हाँ 25.5 मंथ। तो 25.5 मंथ का मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं 26 मंथ्स, ठीक है। तो 26 मंथ्स, तो 1/1/16 से 26 मंथ्स हमें कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा 1/1/16 से 1/1/17 ये हो जाता है हम लोग का 12 मंथ्स। फिर 1/1/17 से लेके 1/1/18 ये हो जाता है हम लोग का अगेन 12 मंथ्स। तो 12 12 24 और 2 मंथ्स मतलब 1/1/18 से लेके 1/1/18 से लेके 1 मंथ इसका कितना हो जाएगा 2 मंथ्स मतलब जैन फेब मार्च, ठीक है। ये हो जाएगा 1 March
March 2018 आ जाएगा। हो गया, 2 मंथ्स लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। 1/3/2018 देखते हैं आंसर मैच हुआ कि नहीं, फिर इंटरेस्ट निकाल लेंगे। हाँ, ये रहा 1 March 2018। लेकिन इनसे हम लोग का थोड़ा सा ये कैलकुलेशन अलग होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपना बेस डेट जो है वो 1/1/15 लिया, ठीक है। इसी वजह से इनका यहाँ पर कैलकुलेशन अलग आया, तो ऑब्वियस सा बात है प्रोडक्ट भी अलग आएगा, लेकिन ओवरऑल आंसर एक ही आएगा। ये फिर से वही बात प्रूव हो गया जो हम लोगों ने डे 1 में किया था कि कोई भी डेट ले लो बेस डेट, हम लोग का आंसर सेम आता है, ठीक है। तो ये देखो मैंने 1/1/16 लिया, अच्छा हुआ दो तरीके से तुम लोगों ने देख लिया कि 15 वाला तो किया हुआ ही है, 15 वाला बेस डेट लिया इन्होंने, तो 15 से 16 12 मंथ्स, फिर इसके बाद 24 36 48 60, अब मल्टीप्लाई किया, जो भी आंसर आया 37.5, इसको इन्होंने 38 मंथ्स में ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद कैलकुलेट किया तो 1 मार्च आया, तो हम लोग का भी 1 मार्च आया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग निकालेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मैम अगर कैलकुलेट, मंथ में हाँ हम लोग पॉइंट वाला राउंड ऑफ कर लेंगे तो ईयर के केस में भी पॉइंट वाला राउंड ऑफ होता है। हाँ, ईयर के केस में भी हम लोग पॉइंट वाला राउंड ऑफ करेंगे, ठीक है। अगर इसको ईयर में करोगे ना तो मुझे लगता है पॉइंट ही आएगा, देखना पड़ेगा एक बार करके, पॉइंट आएगा मुझे लग रहा है डिवाइड करने से, एक बार करके देखने से पता चलेगा। एक बार देख लेते हैं करके, अच्छा इंटरेस्ट निकाल लेते हैं फिर देखते हैं करके, ठीक है। अच्छा इंटरेस्ट हम लोगों का कितना लग जाएगा, फिर इंटरेस्ट हम लोगों का देखते हैं यहाँ पर। कब का लोन है? 1 Jan 15 का, तो ये रहा 1 Jan 15 से लेके 1 March 18 तक का हमें कैलकुलेट करना है। लोन अमाउंट 20,000, ठीक है। इंटरेस्ट रेट 10%, क्वेश्चन बताया था। अच्छा ये कितना टाइम होता है? अगर हम लोग मंथ के हिसाब से चलते हैं तो देखते हैं ये कितना, मंथ ईयर जो भी देखते हैं ये कितना हो जाएगा। 15 से 16 1 ईयर, ठीक है। फिर या फिर 12 मंथ्स, 16 से 17 फिर से 12 मंथ्स। अच्छा 17 से 18 तो पूरा नहीं होगा, हाँ 17 से 18 फिर से 12 मंथ्स, मतलब एक एक तारीख काउंट कर रहे हैं। 1/1/15 से 1/1/16, 1/1/16 से 1/1/17, 1/1/17 से 1/1/18, ठीक है। अच्छा अब 1/1/18 से लेके 1 March तक, मतलब जैन फेब 2 मंथ्स और 2 मंथ्स, मतलब ये कितना हो गया? ये 37 मंथ्स हो गया, ठीक है। ये 37 मंथ्स हो गया। अगर हम लोग मंथ में करते हैं तो ये 10% पर एनम दिया हुआ है, तो ये डिवाइडेड बाई 12 इंटू 37 करने से हो जाना चाहिए, देखते हैं। 20,000 इंटू 10%, ये पूरे साल भर का हो गया, डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो एक एक मंथ का हो गया, इंटू 37 करेंगे तो 37 मंथ का हो जाएगा। 6166 आ गया। ये तो मैच नहीं हुआ, मुझे लग रहा है कैलकुलेशन गलत हो गया मेरा, डेट तो सही आया 6340। अच्छा इन्होंने 38 मंथ्स किया, अच्छा मेरा 37 कैसे आया? मैंने गलत किया है क्या? 15 से 16, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, मतलब 18 मतलब 1 Jan तक। अच्छा उसके बाद 1 March तक अगर हमें लेना है तो जैन पूरा, फेब पूरा, तो 2 महीना ही तो हो रहा है, तो 36 और 2, ओ 38 होगा ना, मैंने गलत कैलकुलेट किया है। 12 3 बार है तो 36 + 2 38 होगा। अब देखते हैं। सिक्स थ्री 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 ऐसा आ रहा है मेरा, रुको देखते हैं। 20,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 38, 6333, हाँ अब सही आ रहा है, ये देखो 6333। हाँ आंसर मैच नहीं हुआ है, हम बताते क्यों नहीं हुआ है। मैंने 38 मंथ्स के हिसाब से किया है, इन्होंने क्या किया है, इस मंथ को ईयर में ट्रांसफर कर दिया, इसलिए इनका आंसर डिफर हो गया। मतलब इन्होंने क्या किया, 38 मंथ्स को ईयर में ट्रांसफर किया है, तो 12 से डिवाइड करो, तो ये हो गया, मतलब 3 इयर्स और यहाँ पर आ रहा है 2 मंथ्स, ऐसे आ रहा है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है 3.17, 3.38 मंथ्स को 3.17 किया है, मतलब एक्चुअली ऐसे किया है, बताते हैं। ये देखो 38/12 कर लिया डायरेक्टली, और जो कैलकुलेटर आंसर दिया उसको ले लिया,
समझ रहे हो, 3.17 लिया है। वैसे अगर देखो तो 3 years 2 months हो रहा है ना, लेकिन इन्होंने क्या किया, ये देखो ना 3 years 2 months, ये तो डायरेक्टली दिख रहा है, बट इन्होंने क्या किया 38 मंथ को, इनका आंसर क्यों हमसे अलग हो रहा है, तो ये देखो इन्होंने क्या किया है, ऐसे किया और 38 मंथ्स को डायरेक्टली कैलकुलेटर पे 3.17 ले लिया ईयर बेसिस पे, और इसी वजह से आंसर वेरी कर गया। ठीक है, ये देखो 20,000 इंटू 10% इंटू 3.17 ऐसे किया, इनका 6340 आया। लेकिन ये भी जितना करेक्ट है ये भी उतना करेक्ट है। अब वो डिपेंड कर रहा है कि कौन कैसे कर रहा है। देखो ये भी कोई गलत बात नहीं है, 38 मंथ्स लेके करोगे तो डिवाइडेड बाय 12 कर देना जैसे मैंने दिखाया। तो अब देखो एग्जाम में जैसे दिमाग में आएगा, अब जरूरी तो नहीं है कि तुम लोग के दिमाग में यही आए, ये भी आ सकता है या फिर ये भी आ सकता है। ठीक है, तो भी सही बात है ना, हम लोग को तो किसी एक चीज में ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो पूरा मंथ में या तो पूरा ईयर में। ठीक है, तो पूरा ईयर मंथ में करने से इतना आ रहा है, और पूरा अगर ईयर में करेंगे तो इतना आ रहा है, थोड़ा सा लगा रहा है। अच्छा, और एक तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये रहा 20,000 इंटू 10% इंटू ये 3.1666, ये क्योंकि कंटिन्यूएशन फॉर्म में था तो ये ऐसे लिखते जाओ जब तक कैलकुलेटर लेगा, फिर इक्वल करो तो देखो वही आंसर आएगा जो यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये 17 राउंड कर दिया इन्होंने, इसी वजह से 6340 आ रहा है। अगर हम लोग इसको 3.1666 जब तक कैलकुलेटर लेगा तब तक लिखते हैं तो ऐसे करने पे भी हमारा 6333 आ सकता है। ठीक है, ये अलग अलग मेथड होता है कैलकुलेशन का, तुम लोगों को ऑन दैट मोमेंट जो याद आएगा, इसके लिए ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बात नहीं है कि ये करने से सही ये गलत, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, मतलब वो जैसे कैलकुलेट किया है यहाँ पर उस तरीके से मैंने दिखाया। ठीक है, अब तुम लोग एक काम कर सकते हो, इसका ईयर जो बोल रहे थे ना, इसका ईयरली एक बार करके देख सकते हो, होमवर्क देते हैं हम इसको। ठीक है, इसको ईयरली करके देख सकते हो, यहाँ पर मंथली किया हुआ था, मैंने भी मंथली कर लिया, तुम लोग एक बार ईयरली करके देखना, 12 मंथ्स की जगह 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर, देखना कि क्या आंसर आ रहा है या फिर क्या चेंजेस हो रहा है या फिर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट दिन हम वो बता देंगे। और जो केस 4 बाकी है हम लोगों का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये वाला हम लोग करेंगे, और जो भी शॉर्ट क्वेश्चंस है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ नीचे है वो करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग का ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।